अस्सलामु अलैकुम। अच्छा, तो हमने जैसा कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को कंप्लीट पढ़ लिया है, मोर देन 80% हमारा सिलेबस भी कवर हो चुका है। अब जब सारे लेक्चर हो गए तो मैंने देखा कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई, तो फिर मुझे पता चला कि कोई 2 से 3 पार्ट्स क्वेश्चंस के, पूरे क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन कोई 2 से 3 पार्ट्स जो इम्पोर्टेंट भी थे और हम ना पढ़ पाए किसी वजह से, तो उनको डिस्कस कर लिया जाए। कोई 15 से 20 मिनट उनको दे दिए जाएं ताकि आपका भला हो जाए और आपको एग्ज़ाम के हवाले से कुछ रहनुमाई मिल जाए। तो उसमें जो सबसे पहला चीज़ है वो थी बेसिकली इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड्स की तरफ से। इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड बेसिकली जो पेपर में क्वेश्चन आया था वो इस तरह से आया था कि व्हाट इज़ द इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड एंड राइट इट्स 4 कैटेगरीज या 4 टाइप्स। तो हमने अगर देखा जाए तो कितनी पड़ी थी? 2, ठीक है। एक थी फिक्स्ड और दूसरी थी डिस्क्रिप्टिव। कौन कौन सी थी? एक थी फिक्स्ड और दूसरी थी डिस्क्रिप्टिव। तो ये जो 2 टाइप थी, फिक्स्ड और डिस्क्रिप्टिव, ये 4th तो नहीं हुई। तो 4th में आपने अगर फ्याजी वालों से नोट्स लिए हैं तो उसमें 3rd और 4th टाइप का जिक्र है। बुक में सिर्फ 2 हैं, 3rd और 4th बेसिकली सब्जेक्टिव वर्सेस ऑब्जेक्टिव। एक है सब्जेक्टिव और 4th है ऑब्जेक्टिव। तो ये 4 टाइप्स जिनको याद करना ज़रूरी था, तो आप इनको एक मरतबा पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा भी इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड्स की टाइप हैं, जैसे कि विगोरस, ठीक है, और एक आदि और। तो ये बेसिकली दीज आर द टाइप्स ऑफ द इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड। अगर किसी को ना मिले तो वो नेट से सर्च कर ले व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड। वहाँ पर जाकर एक वेबसाइट है IPM वर्ल्ड, उसमें ये 5 टाइप को डिस्कस किया गया है, IPM वर्ल्ड, ठीक है। अब ये था बेसिकली हमारा पहला सेक्शन या पहला क्वेश्चन का कोई छोटा सा पार्ट जो कि मुझे लगा कि ये मिस हो गया। दूसरे नंबर पर आता है डिग्री डेज। डिग्री डेज degree days basically it is a term of ecological modification of the crop environment। क्रॉप के इन्वायरमेंट के टॉपिक में जो क्वेश्चन है, सैनिटेशन, टिलेज, इंटरक्रॉप, प्रेप क्रॉप वगैरह वगैरह, उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री डेज? डिग्री डेज को सुन लीजिए। डिग्री डेज बेसिकली इट इज अ अमाउंट ऑफ हीट, it is a amount of heat between the 2 level of the thresholds। ये थ्रेशोल्ड है, ठीक है, इसको ग्राफ से मैं समझाता हूँ। ये थ्रेशोल्ड है, बेसिकली थ्रेशोल्ड होता है इज द पॉइंट एट विच द एक्शन शुड बी टेकन। अब डिग्री डेज को अगर हम देखें तो डिग्री डेज बेसिकली इट इज द अमाउंट ऑफ हीट की अमाउंट बिटवीन द 2 थ्रेशोल्ड्स, ठीक है, बिटवीन द 2 थ्रेशोल्ड्स which is required to develop for the organisms from one point to another। amount of heat which is required for organism which is required for organism development
which is required for organism to developing from one point to another। सिंपल है, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पर ग्रो करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए वो क्या है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड। बट बिटवीन द टू थ्रेशोल्ड, अनदर बिटवीन द lower and higher, between the lower and higher thresholds, ऐसी अमाउंट की हीट जो ऑर्गेनिज्म को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ग्रो करने के लिए थ्रेशहोल्ड्स के दरमियान चाहिए। अब इसको ग्राफ की मदद से देख लेते हैं, अगर समझ नहीं आई तो ये है आगे ग्राफ, ठीक है। ये क्या है जी, टाइम, और ये है अमाउंट ऑफ हीट। ये है अमाउंट ऑफ हीट। अब थ्रेशोल्ड्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होते हैं लोअर थ्रेशोल्ड, लोअर थ्रेशोल्ड, या हाई थ्रेशोल्ड। लोअर थ्रेशोल्ड और हाई थ्रेशोल्ड क्या होते हैं कि लोअर थ्रेशोल्ड ऐसा पॉइंट होता है जहां पर एक्शन ना लें तो गुजारा हो जाता है, लेकिन हायर थ्रेशोल्ड पर जाकर हमें एक्शन लेना ही पड़ता है। ऐसा कि ये है एक बेल सा आइकन है, ये है बेसिकली दो थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड नंबर 1 इट इज, और ये थ्रेशोल्ड नंबर 2। अब थ्रेशोल्ड नंबर 1 से लेकर 2 तक, इसका मतलब है कि पॉइंट 1 से अनदर पॉइंट, पॉइंट 1 से टू अनदर पॉइंट, पॉइंट 1 टू अनदर पॉइंट बिटवीन द टू थ्रेशोल्ड्स, ये क्या है बेसिकली दोनों थ्रेशोल्ड्स। The amount of heat, ये heat which is required for an organisms to develop from one point to another, ठीक है, between the lower and upper thresholds, इस बेल को ने डिनोट किया है लोअर के साथ और इस बेल को किया है हायर के साथ। between the two thresholds which is one is lower and other is upper, it is known as the degree days, ठीक है। इसको हमने वैसे ही कॉम्प्लेक्स कर लिया है, सादे लफ्ज़ों में सुन लो कि हीट की अमाउंट चाहिए होती है ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने के लिए। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ग्रो करना है तो जितनी एनर्जी चाहिए वो डिग्री डेज होगी। बेसिकली डिग्री डेज इज आल्सो इज इक्वल टू 24 आवर, 24 घंटों का जो एक दिन है वही डिग्री डेज, ठीक है। अब डिग्री डेज के बाद जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा write a name of 5 microbial insecticides। Name of 5 microbial insecticides। कि 5 माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड्स के नाम लिखो। है तो बड़ा आसान, लेकिन अगर ना आता हो तो फिर नहीं। तो 5 माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड्स, ऐसे इंसेक्टिसाइड्स जो माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, दीज आर द। अब माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड्स हम सबसे पहले देख लेते हैं बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में आते हैं, एक आता है टी बेसिलस, सॉरी थर्मोजेनेसिस,
बेसिलस थ्यूरेंजेनेसिस, ये आप वैसे नेट पे भी देख लेंगे तो मिल जाएगा। तो बेसिलस थ्यूरेंजेनेसिस बेसिकली इट इज़ अ माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है, इट इज़ अ माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड्स दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट द लेपिडोप्टेरन लार्वा। लेपिडोप्टेरन लार्वा, और ये कौन सा पेस्ट लेपिडोप्टेरन ऑर्डर के पेस्ट के अगेंस्ट क्या करता है, इफेक्टिव होता है। दूसरे नंबर पे है बेसिलस पोपिला। Bacillus popilla, and the Bacillus popilla is effective against the scarab larva. इससे लिखता हूँ स्कैरब लार्वा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं या मूव कर जाते हैं प्रोटोजोआ की तरफ। उसमें हम देखते हैं नोसीमा। Nosema, basically it is also a microbial insecticide and it is effective against the grasshopper. It is effective against the grasshopper। और चौथे नंबर पर हम देखते हैं फंजाई में से, फंजाई का जो है वायरस ग्रेनुलोसिस। Granulosis, basically it is effective against the codling moth। और फिफ्थ नंबर पे है लेग्यूमिनिडम। Leguminidum is effective against the mosquito। बेसिकली दीज आर द नेम ऑफ 5 माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड्स। नेम के साथ साथ आगे लिख दिया कि ये किन के लिए ज़रूरी होते हैं, तो ये अच्छा इफेक्ट पड़ जाता है। तो ये साइंटिफिक नेम होते हैं, बेसिकली ये आपको नेट पे भी अच्छी तरह से मिल जाएंगी। इनको स्पेलिंग्स के साथ आपने प्रिपेयर कर लेना है। तो ये हमारे 3 होंगे छोटे से सेक्शन जो में चाहिए थे, मुझे लग रहा था कि ये हमारे लिए होने चाहिए। जो एंड वाला टॉपिक हमारा रह गया था थोड़ा सा, वो था इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, फ्यूमिगेंट्स एंड निकोटिनाइड्स एंड बोटेनिकल्स। बेसिकली ये सारे के सारे पार्ट्स हैं कन्वेंशनल इंसेक्टिसाइड्स के ज़रिए से जो मैनेजमेंट की जाती थी उसकी। आप मैनेजमेंट विद द कन्वेंशनल इंसेक्टिसाइड्स वाला जब चैप्टर आप खोलोगे, पेज नंबर है 390, ठीक है। 390 पर इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर होगा या 391 पर। तो इनको आपने अच्छी तरह से रीड करना है। ये जो 5-6 चीज़ें मैंने इधर लिखी हैं और इनमें से जो एक नहीं भी लिखी जो रह गई हो, वो आपने सिलेबस से देखकर इसको नोट करना है, इसको अच्छी तरह से लिखना है। ये मुश्किल नहीं है। तो एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कि इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर इज आल्सो नोन एज द IGRS, अगर ज़्यादा हो तो S। Basically these are the chemicals that interfere with the insects growth as the name suggests। ये इंसेक्ट्स की ग्रोथ के साथ इंटरफेयर करते हैं और उनमें या तो डेथ काज करते हैं या फिर स्टेरिलिटी। इनकी एग्जांपल है मेथोप्रीन एंड द हेक्साफ्लूमोप्रान, दीज आर द एग्जांपल्स। ये बेसिकली आपको एक ओवरव्यू, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन ही पेपर में आते हैं कि इनमें से किसी 3 पर नोट लिखना होता है और 7-8 नंबर का क्वेश्चन होता है। और उसके बाद है क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है ऑर्गेनिक, जिसमें हाइड्रोजन भी हो और कार्बन भी हो। तो ऐसे इंसेक्टिसाइड्स जिनमें क्लोरीनेटेड का मतलब क्लोरीन भी हो, हाइड्रोजन भी हो, कार्बन भी हो, दीज आर द हाइड्रोक्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और ये सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड्स हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है DDT, ठीक है। DDT इज अ नेचुरल सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड्स जो कि आप इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में पेस्ट के, अगर आपके नोट्स हैं
आपके पास मेरे वाले, तो उसमें डिटेल्स लिखा हुआ है व्हाट इज़ द DDT। नेक्स्ट है फ्यूमिगेंट्स। फ्यूमिगेंट्स बेसिकली दीज आर द हाईली वोलेटाइल इंसेक्टिसाइड्स। हाईली वोलेटाइल इंसेक्टिसाइड्स का मतलब होता है कि दीज आर हाईली वेपोराइज्ड, ये लिक्विड से गैस में बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं। सो दैट इज़ वाई दीज आर पेनिट्रेटिंग इंसेक्टिसाइड्स, दे हैव गुड पेनिट्रेटिंग एबिलिटी ड्यू टू गैस। गैस की वजह से इनकी पेनिट्रेटिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा। तो इसकी एग्जाम्पल है डाइक्लोरोबेंजीन एंड नेफ्थलीन, इसको बोलते हैं PBD। अब इसके बाद आते हैं निकोटिनाइड्स। निकोटिनाइड्स बेसिकली रिजेंबल्स टू द निकोटीन। निकोटीन इज नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस, इज अ केमिकल, इट इज अ टॉक्सिक केमिकल। तो एंड पे आता है बोटेनिकल। बोटेनिकल्स ऐसे प्लांट्स, बोटेनिक्स से ऐसे प्लांट्स जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे पायरीथेराइड्स हमने पढ़े थे, वो क्या थे? इंसेक्टिसाइड्स, सिंथेटिक जो हमने बनाए थे। तो पायरीथरम, ठीक है, एक नेचुरल प्लांट है। पायरीथरम एक नेचुरल प्लांट है जो एज अ इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल होता है। दैट इज वाई पायरीथेराइड्स जो सिंथेटिक थे उनका हमने नाम इसलिए रखा था क्योंकि वो नेचुरल प्रोडक्ट पायरीथरम से रिजेंबल करते थे। तो ये बेसिकली थे हमारे कुछ केमिकल्स, ठीक है, नेचुरल अकरिंग एंड द सिंथेटिक। तो अब कुछ रह गया हो तो आपने वो बुक से देखना है इन पांचों के रिलेटेड। जी तो स्टूडेंट्स, आपको मेरी तरफ से बहुत मुबारकबाद हो, क्योंकि हमारा जो है IPM आज बरोज़ अतवार, ठीक है, ख़त्म हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो इसमें हमारा कोई कमाल नहीं, इसमें भाई जैन का कोई कमाल नहीं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई तौफीक थी कि हमने इसको कर लिया। अब जो नेक्स्ट हम करेंगे वो होगा बेसिकली एवोल्यूशन एंड सिस्टमेटिक्स। मेरा जो अपना व्यू था, अपना इरादा था, वो था पैलियो, जू जियोग्राफी एंड पैलेंटोलॉजी का करने का, लेकिन स्टूडेंट्स ने कहा कि पहले एवोल्यूशन एंड सिस्टमेटिक्स कर लें। तो अब हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कल से एवोल्यूशन एंड सिस्टमेटिक्स को देखेंगे। और एवोल्यूशन एंड सिस्टमेटिक्स बहुत लेंथी है, उम्मीद करता हूँ कि वो इस माह में इंशाअल्लाह हो जाएगी, 17-18 जो दिन हमारे रह गए हैं। तो इसके बाद हम इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट प्लान आपको देंगे। तो अगर किसी ने IPM के अभी तक लेक्चर्स कोई एक आदमी जो रहता है नहीं सुना, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सब सुने हैं, क्योंकि इस ग्रुप में आई हुई हैं जिन्होंने काम करना था। तो आप लोगों ने आज अपनी IPM को ठिकाने लगा देना है, मतलब कि अच्छी तरह से अगर आपने लेक्चर सुन लिए हैं, अच्छी तरह से आपने एक एक मरतबा अपनी ट्राई भी कर ली है, तो बहुत वेल डन, बहुत माशाल्लाह अच्छा है। लेकिन अगर किसी ने बदकिस्मती से या किसी की मसरूफियत से एक आध 2 क्वेश्चन 3 नहीं तैयार कर सका, उसको आज का दिन लगा के कर ले, क्योंकि ये आसान है। और आगे जो रेवोल्यूशन एंड सिस्टमेटिक्स हम चलेंगे वो ज़रा मुश्किल होगी, उसका साथ साथ करना आपके लिए बहुत ही इंडिस्पेंसेबल है, नागुज़ीर है। अगर आपने उसका एक भी लेक्चर छोड़ा तो नेक्स्ट डे पे डाल दिया तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। और हमने जो सिनेरियो बनाया है वो इस हिसाब से है कि इधर से हमारा ये ख़त्म होगा लेक्चर और उधर से हमारे पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज का काम तो कल पर वैसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन अगर आप इतनी मेहनत के बावजूद या मैं इतना खपने के बावजूद अगर आप लोग साथ साथ नहीं करोगे तो रिज़ल्ट फिर डाउन हो जाएगा, फिर वो नहीं होगा जो होगा, ठीक है, जो होना चाहिए। तो आपसे मेरी गुजारिश है, हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको साथ साथ कर लें। आप लोग साथ साथ करने से जब आपके अच्छे नंबर आएंगे तो उससे मुझे खुशी होगी। आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि उतनी मतलब कि हैप्पीनेस आपको नहीं होगी जितनी मुझे होगी, बिकॉज मैं आपको किसी लालच के लिए नहीं पढ़ा रहा, मैं पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग सरवाइव करें, मेरे साथ सरवाइव करें, ठीक है। साथ मिलकर आप में चलने की जो एबिलिटी है, जो हमारे जीन वो डिप्रेस हो चुके हैं, हम उनको एक्सप्रेस करें ताकि हम चिराग रोशन की तरह दूसरों को भी रोशनी दे सकें। तो इंशाअल्लाह ताला हम कल मिलते हैं एवोल्यूशन एंड सिस्टमेटिक्स क्लास में।